बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम हाज़िर हैं अपने लेक्चर नंबर 9 के साथ, जो कि है बैलेंस ऑफ पावर। इससे पहले लेक्चर में हमने जो आपको असाइनमेंट दिया था वो था कि व्हाट इज़ पावर। तो वहाँ पर हमने पावर को डिफ़ाइन किया था और हमने कहा था कि पावर जो है वो बेसिकली पावर इज़ एबिलिटी और कैपेबिलिटी ऑफ अ नेशन। बेसिकली पावर जो होता है ना, नेशन पावर या नेशनल पावर जो होता है, वो एक मुल्क की, एक रियासत की वो कैपेबिलिटी होती है या वो एबिलिटी होती है टू सिक्योर द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इट्स नेशनल इंटरेस्ट इन रिलेशन विद अदर नेशंस, कि जिसमें वो अपने नेशनल इंटरेस्ट जो कि दूसरे ममालिक के साथ उनके जो ताल्लुकात होते हैं, उन ताल्लुकात में जो उनके नेशनल इंटरेस्ट होते हैं उनको जब वो सिक्योर करते हैं, उन गोल्स को वो सिक्योर करते हैं, तो अगर ये एबिलिटी किसी मुल्क में है तो वो पावर कहलाता है। ठीक है, तो ये तो पावर की डिफिनीशन है, उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि पावर को डिफ़ाइन करते हैं। मिसाल के तौर पर जोग्राफ़ी है, पॉपुलेशन है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, मिलिट्री है, टेक्नोलॉजी है, ठीक है, और कुछ कल्चरल और आइडियोलॉजिकल बेसिस होती हैं, लीडरशिप उसमें आ जाता है, पॉलिटिकल सिस्टम आ जाता है। बहुत से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि पावर को डिफ़ाइन करता है। लेकिन यहाँ पर जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है बैलेंस ऑफ पावर, यानी ताकत का जो तवाज़ुन है वो ज़रा समझने की कोशिश करते हैं कि बैलेंस ऑफ पावर किसे कहते हैं। तो इस लेक्चर में बेसिकली हम जो पढ़ने वाले हैं उसके कंटेंट्स ये है कि सबसे पहले हमने कॉन्सेप्ट को समझना है बैलेंस ऑफ पावर का, और डिफिनीशन को भी समझना है, इसके टाइप्स को समझना है, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स को भी समझना है, वो कौन से टेक्निक्स हैं जिससे आप बैलेंस ऑफ पावर को हासिल कर सकते हैं, बैलेंस ऑफ पावर का बेनिफिट्स क्या हैं, उन पर क्या क्रिटिसिज्म हुई है, और आखिर में उसको कंक्लूड करेंगे। ये हमारे साइनॉप्सिस हैं, ये हमारे कंटेंट्स हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पर कुछ सवालात हैं जिनके जो मैं पूछना चाहूँगा और जिनके जवाबात जो हैं आप दें, तो इससे आपका जो कॉन्सेप्ट है बैलेंस ऑफ पावर का वो हल हो जाएगा। मिसाल के तौर पर पहला सवाल ये है कि इस पावर अ थ्रेट टू पीस, क्या ताकत जो है वो पीस के लिए ख़तरा है। इसका जवाब आप यस भी दे सकते हैं, नो भी दे सकते हैं, या मे भी दे सकते हैं, और मे नॉट भी दे सकते हैं। ठीक है। दूसरा सवाल ये है कि कैन पावर ब्रिंग पीस, क्या ताकत अमन ला सकता है। इसका जवाब भी यस और नो में हो सकता है। कैन पावर मेंटेन पीस, क्या ताकत पीस को मेंटेन कर सकता है। इसका जवाब भी यस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है। अब चौथा जो सवाल है वो है विल यू प्रेफर टू फाइट अ स्ट्रॉन्ग रेसलर मोर पावरफुल देन यू, क्या आप एक ऐसे रेसलर से लड़ सकते हैं जो कि आपसे ज़्यादा ताकतवर हैं। तो जवाब आएगा नो। ज़ाहिरी बात है, कोई बंदा ऐसे बंदे से नहीं लड़ सकता जो उससे ताकत में ज़्यादा हो। वेल द स्ट्रॉन्ग रेसलर प्रेफर टू फाइट विद यू, क्या वो शख्स जो आपसे ताकत में ज़्यादा है, रेसलर है, वो आपसे लड़ना चाहेगा, प्रेफर करेगा। तो यहाँ पर जवाब होगा यस। क्यों? क्योंकि वो ताकतवर है और वो जानता है कि वो आपसे जंग लड़ेगा तो कामयाब हो जाएगा। अच्छा, अगला सवाल है हाउ कैन यू स्टॉप हिम फ्रॉम नॉट फाइटिंग यू। अगर आप चाहते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग रेसलर आपके साथ ना लड़े तो आपको क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर जो जवाब है वो है टू इंक्रीज़ योर पावर, आप अपने ताकत को इंक्रीज़ करें। ठीक है, यानी जब आप अपनी ताकत को उस रेसलर के मुताबिक बनाएंगे तो ये वो स्टेप है जिससे आप उस रेसलर को, उसकी लड़ने को अवॉइड कर सकते हैं। फिर है व्हाट विल दिस डू इफ़ यू इंक्रीज़ योर पावर, अगर आप अपने ताकत को इंक्रीज़ करते हैं तो इससे क्या होगा। तो इसका जवाब ये है कि इससे आपका बैलेंस जो है, आपका पावर जो है वो बैलेंस हो जाएगा उस रेसलर के पावर के साथ, यानी बैलेंस ऑफ पावर हो जाएगा, तो जिसकी वजह से वो फिर आपसे नहीं लड़ेगा। अच्छा, तो व्हाट डज दिस मीन, अब इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि बैलेंस ऑफ पावर कैन स्टॉप फाइट, वॉर एंड मेंटेन पीस। बैलेंस ऑफ पावर जो है वो जंग को रोकेगा, लड़ाई को रोकेगा और पीस कायम करेगा। यानी यहाँ पर एक बात हमें समझ में ये आई इन क्वेश्चन से कि बैलेंस ऑफ पावर जो है वो बहुत अच्छी चीज़ होती है। अगर आपके पास इतनी ताकत है कि वो
दूसरे के मुकाबले में बैलेंस है तो ये पीस को मेंटेन करेगा। ये कॉन्सेप्ट है बैलेंस ऑफ पावर का। और द सेम प्रिंसिपल अप्लाइज फॉर द स्टेट एज वेल। यही मिसाल जो है वो एक रियासत की भी होती है कि जब हम, ये तो इंडिविजुअल्स की बात थी, लेकिन जब हम रियासतों की बात करते हैं तो कोई भी रियासत, दो रियासतें जो आपस में बैलेंस ऑफ पावर में हो, कोई वीक और कोई स्ट्रॉन्ग ना हो, उस सूरत में ये वर्ल्ड पीस के लिए बहुत ज़रूरी है और पीस को इंश्योर करने का बहुत एक मौसर ज़रिया है। अब हमने ये बात समझी कि एज़ लॉन्ग एज़ देयर इज़ बैलेंस ऑफ पावर देयर इज़ पीस। जब बैलेंस ऑफ पावर होगा तो पीस होगी, क्योंकि हम ये समझते हैं कि, और जो फिलोसफर्स हैं वो भी ये कहते हैं कि वॉर इज़ द एब्सेंस ऑफ बैलेंस ऑफ पावर, कि दो मुल्कों के दरमियान जंग तब होती है जब उनके दरमियान बैलेंस ऑफ पावर नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ पर बैलेंस ऑफ पावर को समझते हैं, एक दो फिलोसफर्स हैं, एक जो है वो लॉर्ड एक्टन है जो कि एक ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन है जो वफात पाए हैं 1903 में, और एक दूसरा है मॉन्टेस्को जो कि फ्रेंच फिलोसफर्स हैं, उसका डेथ डेट जो है 1755 है। तो लॉर्ड एक्टन कहते हैं कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली ग्रेट मैन और ऑलमोस्ट बैड मैन। यानी वो पावर को डिफ़ाइन करते हैं कि पावर एक ऐसी चीज़ है कि अगर किसी के पास हो तो वो डेफिनेटली करप्शन करेगा, वो उसका मिसयूज़ करेगा, क्योंकि वो कहते हैं कि ग्रेट मैन और ऑलमोस्ट बैड मैन, कि जो अजीम लोग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, जो ताकतवर लोग होते हैं, वो हमेशा बुरे लोग होते हैं। तो लॉर्ड एक्टन जो है वो एक रियलिस्टिक अप्रोच के साथ पावर को डिफ़ाइन करता है कि अगर किसी मुल्क के पास पावर है तो ये यकीनन ये बात रियलिटी है कि वो किसी कमज़ोर मुल्क पर अपना रोब जो है वो जमाएगा। इसके अलावा मॉन्टेस्को कहते हैं कि इफ़ पावर इज़ नॉट टू बी अब्यूज्ड देन इट इज़ इन द नेचर ऑफ थिंग्स दैट पावर बी मेड अ चेक टू पावर। यानी वो कहते हैं कि पावर का हासिल करना ये बहुत ज़रूरी होता है, और वो कहता है मॉन्टेस्को कि पावर जो है वो पावर को चेक करने का एक बहुत ही मौसर ज़रिया है, जिस तरह हम कहते हैं ना कि लोहा लोहे को काटता है। तो अगर आप पीस को मेंटेन रखना है और अगर आपने मतलब एक पावरफुल स्टेट को रेजिस्ट करना है ताकि वो आपसे ना लड़े, तो ये ज़रूरी है, मॉन्टेस्को कहता है, कि आप पावर को जो है इंक्रीज़ करें, क्योंकि वो कहता है कि पावर बी मेड अ चेक टू पावर, यानी पावर ही पावर को पर एक चेक जो है वो बरकरार रख सकता है। अब आते हैं डिफिनीशंस के बारे में। डिफिनीशन के हवाले से दो डिफिनीशंस हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं बैलेंस ऑफ पावर के हवाले से। एक डिफिनीशन जो है वो पाल्मर एंड पर्किंस की है, और एक डिफिनीशन जो है हमारे पास हंस जे मार्गेंतो की है। पाल्मर एंड पर्किंस कहते हैं दैट थ्रू शिफ्टिंग अलायंसेस एंड काउंटरवेलिंग pressures, no one power or combination of powers will be allowed to grow so strong as to threaten the security of the rest। यानी वो कहते हैं कि जब कोई रियासतें अलाइंसेस बनाती हैं या प्रेशर्स बनाते हैं, तो फिर कोई भी ताकत जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती कि वो सिक्योरिटी के लिए जो है वो थ्रेट हो। यानी पाल्मर एंड पर्किंस बैलेंस ऑफ पावर के हक़ में बात करते हैं कि अगर किसी मुल्क को सिक्योरिटी इंश्योर करनी है तो उसको चाहिए कि वो अलायंसेस बनाए। यानी एक तरफ अगर कोई ताकतवर मुल्क है, रियासत है, तो दूसरी ममालिक को चाहिए, अगर वो कमज़ोर हैं तो उनको चाहिए कि वो अलायंसेस बनाएं, ताकि वो अपने जो ताकतवर रियासत है उसके ख़िलाफ़ अपने पावर को बरकरार रख सके और बैलेंस कर सके। जब वो अपने पावर को अलायंसेस के ज़रिए बैलेंस करेगा तो पाल्मर एंड पर्किंस कहते हैं कि फिर वो उनकी सिक्योरिटी के लिए कोई थ्रेट नहीं होगा। मार्गेंतो कहते हैं इट इज़ इन एक्चुअल स्टेट ऑफ अफेयर्स इन विच पावर इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग सेवरल नेशंस विद अप्रॉक्सीमेट इक्वालिटी। मार्गेंतो कहते हैं कि it is in actual state of affairs in which power is distributed among several nations with approximate equality। कि रियासतों के अफेयर्स जो होते हैं ना, उनमें पावर जो है वो जब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है
तो उससे इक्वालिटी जो है वो पैदा होती है। यानी मॉर्गेंतो भी बैलेंस ऑफ पावर के हक में हैं और वो कहते हैं कि किसी भी मुल्क को ज़्यादा ताकतवर नहीं होना चाहिए, बल्कि उनकी ताकत को डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए अमंग द स्टेट्स, ताकि एट द एंड जो है वो इक्वल हों, और जब वो इक्वल होंगे, बैलेंस होंगे, तो वो एक दूसरे के लिए ख़तरा नहीं होंगे। ठीक है, अब आते हैं, जब हमने बैलेंस ऑफ पावर की कॉन्सेप्ट को समझा और बैलेंस ऑफ पावर के डिफिनीशंस को भी मॉर्गेंतो और पामर एंड पर्किंस के डिफिनीशंस के तहत समझा, अब बात करते हैं थोड़ा सा इसके टाइप्स के ऊपर। इसके दो टाइप्स होते हैं, एक सिंपल बैलेंस और एक है मल्टीपल बैलेंस। जिस तरह नाम से ही वाज़ेह है, सिंपल बैलेंस का मतलब ये होता है कि जब किसी मुल्क, कोई मुल्क जो है, दो ममालिक, उनका बैलेंस ऑफ पावर जो है वो बैलेंस हो, या फिर कोई ब्लॉक या कोई ग्रुप का किसी दूसरे ब्लॉक के साथ जब पावर जो है वो बैलेंस हो, तो हम उसको सिंपल बैलेंस कहते हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पर ईरान इराक वॉर में, ये जो ईरान इराक के दरमियान जो वॉर लड़ी गई 1972 से लेकर 79 तक, करीबन 8-9 साल ये जंग लड़ी, लेकिन बेनतीजा साबित हुई। क्यों? क्योंकि दोनों जो थे वो मतलब इक्वल थे, बैलेंस ऑफ पावर में थे। इस तरह इंडिया पाकिस्तान की आप मिसाल ले लें कि इंडिया पाकिस्तान भी बैलेंस ऑफ पावर हैं, वहाँ पर भी ताकत जो है वो बैलेंस है, तो लिहाजा वहाँ पर एक दूसरे पर अटैक नहीं ज़्यादा करते, और अगर जंग होती भी है तो दोनों तरफ जो है वो बस थोड़ा बहुत या ज़्यादा नुकसान हो जाता है और वो जंग ख़त्म हो जाती है बग़ैर किसी नतीजे के, क्योंकि दोनों बैलेंस ऑफ पावर में हैं। इस तरह अगर आप कोल्ड वॉर की मिसाल ले लें तो उसमें कम्युनिस्ट ग्रुप जो है और कैपिटलिस्ट ब्लॉक जो है, वो दोनों जो थे वो बैलेंस ऑफ पावर में थे। मल्टीपल बैलेंस कहते हैं, मल्टीपल बैलेंस दैट एग्जिस्ट अमंग मैनी नेशंस और अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ नेशंस। इसका मतलब ये है कि एक रीजन में एक रियासत है जो ताकतवर है, और दूसरी छोटी छोटी रियासतें होती हैं जो कि कमज़ोर होती हैं, तो वो कमज़ोर नेशंस मिलकर जब बैलेंस ऑफ पावर बनाते हैं, अपनी ताकत को हासिल करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं, ताकि उस पावरफुल स्टेट का मुकाबला कर सकें, उसकी ताकत के मुताबिक अपनी ताकत को डेवलप कर सकें, तो इसको हम कहते हैं मल्टीपल बैलेंस ऑफ पावर। और ये चीज़ आपको मिलेगी ज़्यादातर जो वेस्टफैलिया की ट्रीटी हुई उसके बाद जाकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक। आप यूरोप के अंदर जितनी भी जंगें देखते हैं तो उसमें आपको ये मल्टीपल बैलेंस जो है वो आपको नज़र आएगा कि एक रियासत, एक मुल्क के ख़िलाफ़ कुछ ममालिक जो हैं वो इकट्ठी हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह का जो कॉन्सेप्ट था वो ज़्यादातर हमें 1945 तक के ज़माने में नज़र आता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा सा बैलेंस ऑफ पावर के कैरेक्टरिस्टिक्स पर। बैलेंस ऑफ पावर इज़ डायनेमिक। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि बैलेंस ऑफ पावर जो है वो बदलता रहता है, यानी वो कभी कांस्टेंट नहीं होता, क्योंकि इट कॉन्स्टेंटली चेंजेस फ्रॉम इक्विलिब्रियम टू डिसइक्विलिब्रियम एंड द अदर वे एज वेल। यानी इसका मतलब ये है कि बैलेंस ऑफ पावर कभी भी मुस्तकिल नहीं रहता, कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता, बल्कि ये तब्दील होता रहता है। जिस तरह मिसाल के तौर पर इंडियाज़ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन इन 1988 डिस्टर्ब्ड बैलेंस ऑफ पावर इन साउथ एशिया। इसका मतलब ये हुआ कि जब इंडिया ने अपने जौहरी तजुर्बात नहीं किए थे, तो पाकिस्तान और इंडिया जो थे वो बैलेंस ऑफ पावर में थे। जब इंडिया ने ये जो एक्सप्लोजन किए 1998 में, तो उससे इंडिया जो था वो उसने ताकत को इंक्रीज़ किया, तो लिहाजा पाकिस्तान ने भी नतीजतन इंडिया के साथ बैलेंस होने के लिए जो है वो एटमी तजुर्बात किए, और पाकिस्तान ने भी अपना जो ताकत है उस तक बैलेंस कर दिया। यानी इसके बाद अगर इंडिया मज़ीद कोई काम करता है तो पाकिस्तान भी वहाँ तक पहुँचने के लिए जो है वो कोशिश करेगा। तो इससे मुराद ये है कि बैलेंस ऑफ पावर जो है वो कभी कांस्टेंट नहीं होता, बल्कि उसमें वेरिएशन होती है और डायनेमिक वो होता है। यानी एक मुल्क अपनी रियासत, अपनी ताकत को बढ़ाता है, तो दूसरा मुल्क भी वहाँ तक पहुँचने के लिए अपनी ताकत को बढ़ाता है, और ये एक सिलसिला है जो चलता रहता है। इसके अलावा बैलेंस ऑफ पावर इज़ नॉट अचीव्ड ऑटोमेटिकली बट बाय एक्टिव इंटरवेंशन ऑफ मैन। हाउएवर समटाइम्स नेचर कैन स्ट्राइक अ बैलेंस बाय डिक्रीजिंग द ग्रोइंग पावर ऑफ स्टेट बाय नेचुरल डिजास्टर सच एज फ्लड, स्टॉर्म, फेमाइन, एपिडेमिक डिजीज़ एट्सेट्रा। इसका मतलब ये है कि बैलेंस ऑफ पावर की एक खुसूसियत यह है कि बैलेंस ऑफ पावर जो है वो ऑटोमेटिकली नहीं आता, बल्कि वो इंटरवेंशन ऑफ मैन से आता है। इंटरवेंशन ऑफ मैन का मतलब ये है कि
इंसान जो है वो तजुर्बात करता है, इंसान जो है वो एक्सपेरिमेंट्स करता है, जिसकी वजह से एक रियासत की ताकत जो है वो बढ़ती है। और यहाँ पर एक और बात ये है कि इसको इंसान जो है वो बनाता है, ये ऑटोमेटिकली नहीं आता, इसके लिए कोशिश करनी पड़ती है, तजुर्बात करने पड़ते हैं, बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। और इसमें बुनियादी बात ये भी है कि बैलेंस ऑफ पावर जो है या पावर जो है वो कभी कभी नेचुरल डिज़ास्टर से कमज़ोर भी हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर कोई ज़लज़ले आ जाते हैं, फ्लड्स आ जाते हैं, तूफ़ान आ जाते हैं, कोई बहुत बड़ा कहत आ जाता है, कोई एपिडेमिक जो है, कोई वबाई मरज़ जो है वो आ जाता है, जिससे किसी मुल्क की ताकत जो है वो कमज़ोर भी हो सकती है। यानी वो कोई परमानेंट चीज़ नहीं है कि एक दफ़ा हासिल हो गई तो फिर वो नहीं जा सकती, वो कमज़ोर भी हो सकती है। अच्छा, बैलेंस ऑफ पावर एम्स एट ब्रिंगिंग पीस एंड अवॉइड आर्म कन्फ्लिक्ट। ये भी एक खुसूसियत है कि बैलेंस ऑफ पावर जो है वो उसके पॉजिटिव अगर आप उसका एस्पेक्ट देखें तो बैलेंस ऑफ पावर जो है वो पीस लाता है और आर्म कन्फ्लिक्ट को अवॉइड करता है। इसके अलावा बैलेंस में ऑफर सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन। द पावरफुल स्टेट will claim that balance exists in order to favor herself and to mislead the other states to acquire power. The states like imbalance and their favor rather than balance. बैलेंस ऑफ पावर की एक बात ये भी होती है कि जितने भी ममालिक हैं वो कभी ये नहीं कहते कि मेरी ताकत जो है वो आपसे बड़ी है, बल्कि वो हमेशा यही कहेंगे, वो मिसलीड करेंगे कि जी हमारी और आपकी ताकत जो है वो सेम है। यानी रियासत जो है वो अपने ताकत को बढ़ाना चाहता है। कोई भी रियासत के नेचर में ये बात नहीं होती कि वो अपने ताकत को बैलेंस करे इट्सेल्फ, क्योंकि हर रियासत अपनी खुद मुख्तारी कायम करना चाहता है और अपने ताकत को बढ़ाना चाहता है। तो कोई भी रियासत जो है वो कभी किसी रियासत को ये नहीं कहेगा कि मेरी ताकत तुमसे ज़्यादा है। मिसाल के तौर पर इंडिया है तो इंडिया कभी ये नहीं कहेगा कि पाकिस्तान से उसकी ताकत ज़्यादा है, बल्कि वो हमेशा यही कहेगा कि हम दोनों बैलेंस में हैं। ये क्यों कहेगा? क्योंकि वो चाहता है कि पाकिस्तान जो है अपनी ताकत को बढ़ा न दे। तो इससे बचने के लिए वो क्या कहता है? वो कहता है कि जी हमारी और आपकी ताकत जो है वो बैलेंस है। तो ये भी बैलेंस ऑफ पावर के कुछ खुसूसियात हैं। जब हम टेक्निक्स की बात करते हैं तो टेक्निक्स यानी वो कौन से तरीके हैं जिससे हम बैलेंस ऑफ पावर को हासिल कर सकते हैं, किस तरह हम दुनिया में रियासतों के अंदर बैलेंस ऑफ पावर को एक्वायर कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास बहुत से सारे तरीके हैं, बहुत सारे टेक्निक्स हैं, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ ही बयान करना चाहूँगा। इसमें सबसे पहली बात है अलाइंसेस एंड काउंटर अलाइंसेस। यानी अगर आप अपने ताकत को बैलेंस करना चाहते हैं तो उसके लिए आप अलाइंसेस बनाएंगे, या फिर कोई अलाइंसेस बना है किसी ब्लॉक का तो उसको काउंटर करने के लिए काउंटर अलाइंसेस बनाए जाएंगे। मिसाल के तौर पर व्हेन द बैलेंस ऑफ पावर इज़ डिस्टर्ब्ड or the weaker states feel insecure, they make alliances with another weak or powerful states। यानी alliances हम क्यों बनाते हैं? क्योंकि जब एक रियासत जो है वो कमज़ोर होती है तो बहुत सारे कमज़ोर रियासत आपस में या किसी पावरफुल रियासत के साथ alliances बनाते हैं ताकि वो किसी दूसरी रियासत जिससे उनको ख़तरा होता है उसके साथ बैलेंस ऑफ पावर जो है उसको इंश्योर कर सकें। द अलाइंसेस में भी डिफेंसिव और ऑफेंसिव, ये चीज़ हमने रियलिज्म अप्रोच में भी पढ़ी थी। डिफेंसिव और ऑफेंसिव अलाइंसेस होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई मुल्क जो है वो अपने ट्राइज़ टू रिस्टोर बैलेंस ऑफ पावर एंड मेंटेन पीस, अगर कोई ब्लॉक या कोई मुल्क जो है वो अपने मतलब डिफेंस को रिस्टोर करने के लिए और डिफेंस के लिए किसी अलाइंस का हिस्सा बनते हैं तो वो डिफेंसिव है। लेकिन अगर कोई ऐसी ताकत है जो किसी मुल्क पर हमला करने के लिए दो रियासतें या ज़्यादा रियासतें आपस में एक हो जाएं तो फिर वो ऑफेंसिव अलाइंस कहलाएगा। जिस तरह वर्ल्ड वॉर 2 में इटली और जर्मनी ने अपने जो अलाइंस बनाया था ताकि वो ग्रेट ब्रिटेन पर हमला करें, तो ये ऑफेंसिव था। लेकिन इसके बाद जब ग्रेट ब्रिटेन ने कुछ ममालिक के साथ मिलकर, रशिया वगैरह के साथ मिलकर जो अलाइंस बनाया था तो वो डिफेंसिव था, जबकि जर्मनी और इटली का ऑफेंसिव था। अच्छा जी, अलाइंसेस विल सक्सेसफुल इफ म्यूचुअल इंटरेस्ट एग्जिस्ट लाइक कॉमन एनिमी, कॉमन आइडियोलॉजी, कल्चरल सिमिलरिटी, कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट एट्सेट्रा, कैपिटलिस्टिक ब्लॉक ड्यूरिंग कोल्ड वॉर। यानी हम कहते हैं कि अलाइंसेस जो हैं वो उस वक्त सक्सेसफुल होते हैं जब तक कि दो या ज़्यादा ममालिक के दरमियान अलाइंस बना हो लेकिन उनके दरमियान कुछ कॉमन हो।
या तो आइडियोलॉजी कॉमन हो, या उनके दरमियान कोई कल्चरल सिमिलरिटी हो, या उनका दुश्मन एक हो, तो तब ये अलायंस जो है वो फ्रूटफुल होगा और सक्सेसफुल होगा। मिसाल के तौर पर जिस तरह कैपिटलिस्ट ब्लॉक जब बना अमेरिका का कोल्ड वॉर के अंदर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, तो उसमें आपको मिलेगा कि जो कैपिटलिस्ट ब्लॉक था तो उन्होंने अपना जो तंजीम थी नेटो की वो बनाई 1949 में, जबकि दूसरी तरफ पर जो रशिया था और उनके जो कम्युनिस्ट ब्लॉक था उन्होंने अपना वर्सा पैक्ट के तहत मुख्तलिफ़ ममालिक ने, जिसमें यूरोप के कुछ ममालिक जर्मनी वगैरह शामिल थे और रशिया और दीगर ममालिक जो कम्युनिस्ट फ़लसफ़े को मानते थे, तो उन्होंने अपना ब्लॉक बना दिया। तो वो ब्लॉक जो था वो कुछ कॉमन बेसिस के ऊपर था, कॉमन ग्राउंड्स के ऊपर था, उनके कॉमन जो बिलीव्स थे, जो उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट थे, या जो उनका जो कॉन्सेप्ट था, जो उनका अप्रोच था इकोनॉमी के हवाले से, वो सेम थे। तो लिहाजा उस सूरत में जब उसमें कॉमन कोई चीज़ हो रियासतों के अंदर, तो फिर ये अलायंस जो है वो बड़ी सक्सेसफुल होती है। तो ये एक बैलेंस ऑफ पावर के लिए एक टेक्निक है, ठीक है ना। लेकिन however alliances and counter alliances results in suspicion, fear, tension and thus war। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ को भी आप जहन में रखें कि ये जो अलायंसेस बनते हैं ना, तो इससे दूसरे ममालिक में खौफ हरास पैदा होता है, टेंशन पैदा होती है और बाज़ दफ़ा तो जंग की वजह भी बन जाती है। तो ये अलायंसेस का एक नुकसान भी है। जहाँ पर अलायंसेस के फ़ायदे होते हैं वहाँ पर अलायंसेस के कुछ नुकसानात भी होते हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास है कंपेंसेशन। कंपेंसेशन जिसको हम कहते हैं हर्जाना। कंपेंसेशन भी एक टेक्निक है जिससे आप बैलेंस ऑफ पावर को, यानी पावर को बैलेंस कर सकते हैं। यानी इसका क्या मतलब है, इन ऑर्डर टू अचीव बैलेंस ऑफ पावर द वेक्टर नेशंस में डिवाइड द टेरिटरी ऑफ द डिफीटेड स्टेट और एनेक्स इट। द एरियाज इन ऑटोमन एम्पायर वाज यूज्ड बाय वेक्टर स्टेट्स एज कंपेंसेशन। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई रियासत जो है, दो रियासतें आपस में लड़ती हैं, तो अगर कोई रियासत कामयाब हो जाती है तो फिर वो जो डिफीटेड रियासत हैं उनसे वो हर्जाना लेती है, ताकि उसका जो नुकसान हुआ है इस विक्टोरियस या इस वेक्टर स्टेट का, वो उसको पूरा करे। या तो वो नुकसान जो है वो पैसों की मद में लेता है, या फिर वो टेरिटरी की मद में लेता है, ठीक है, उसका कुछ हिस्सा अपने साथ मिला लेता है, या फिर उसको पूरे का पूरा ही मिला लेता है। तो इस तरह वो अपने पावर का वो बदला लेता है, जो नुकसान उसका हुआ होता है जंग में उसको पूरा करता है, ठीक है। यानी जिस तरह इसकी मिसाल ये है कि पहली जंग अज़ीम में जब ऑटोमन एम्पायर जो थी कायम थी, सल्तनत उस्मानिया, जब उनको शिकस्त हुई तो उनमें से जितने भी ममालिक थे वो आज़ाद बनाकर छोटे छोटे रियासत बना दी गई। यानी ओवरऑल जो उनकी ताकत थी उनको तोड़ा गया और उनको बैलेंस कर दिया गया, और तमाम दुनिया में उसके छोटे छोटे रियासतें जो थी वो बना दी गई। तो ये कंपेंसेशन कहलाता है, जिसकी वजह से आप एक बड़ी ताकत को टुकड़े करके उनके छोटी छोटी रियासतें कायम कर देते हैं, ताकि वो मतलब उसका जो आलिनाल वो जो सिचुएशन है, वो जो पोजीशन है, उनको आप तोड़ सकें, ठीक है। इसके अलावा है आर्मामेंट्स। आर्मामेंट्स का मतलब ये है कि बैलेंस ऑफ पावर का एक तरीका ये भी है कि आप असलहा साजी करें, असलहे को बढ़ाएं या असलहे को ज़्यादा से ज़्यादा करें, तो जिसकी वजह से आप किसी दूसरी रियासत के साथ अपने पावर को मेंटेन कर सकते हैं। आर्मामेंट्स इज़ एक्वायरिंग आर्म्स एंड वेपन्स। जिस तरह ज़ाहिर है इस नाम से कि आर्मामेंट्स का मतलब है कि असलहा जो है वो ज़्यादा करना, उसको इंक्रीज़ करना। सो बैलेंस ऑफ पावर कैन बी अचीव्ड थ्रू आर्मामेंट्स बाय विच अ वीकर स्टेट may become powerful, that is Germany after World War I armed herself heavily and thus prepared herself for World War II। इसका मतलब ये हुआ कि बैलेंस ऑफ पावर के लिए ज़रूरी है कि कोई कमज़ोर रियासत जो है वो असलहा साजी करे या फिर असलहे को ख़रीदे, ताकि उसकी ताकत जो है वो ज़्यादा हो। यही हुआ जब जर्मनी को शिकस्त हुई पहली जंग अज़ीम में, तो दूसरी जंग अज़ीम तक उन्होंने ज़्यादा जो काम किया वो था असलहे पर था। इसी वजह से उसने ख़ुद को इस कदर जो है वो मतलब असलहे से लेस किया कि दूसरी जंग अज़ीम में भी वो बिल्कुल रेडी था और दूसरी जंग अज़ीम भी वो लड़ने के काबिल हुआ। दे colonies the colonies that got independence acquired arms of national security and neighboring threats, that is Pakistan and India etc। अब दूसरी बात ये भी है कि जिस तरह कॉलोनीज़ अगर आप देखते हैं ना इंडिया के अंदर,
सब कॉन्टिनेंट के अंदर। तो जो कॉलोनीज़ थी तो वो जब ग्रेट ब्रिटेन को मतलब आज़ाद कर दिया तो उन्होंने अपने ताकत को बढ़ाने के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए क्या किया, उन्होंने अपनी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए पाकिस्तान और इंडिया दोनों ने असलहा साजी की और असलहा बनाया और ख़रीदा। तो बताने का मकसद ये है कि आर्मामेंट्स जो होते हैं ना, वो बैलेंस ऑफ पावर के लिए एक टेक्निक होते हैं। कोई कमज़ोर रियासत जब ख़ुद को बढ़ाता है तो उसके लिए जो टॉप की चीज़ होती है वो है असलहा साजी और असलहा को बढ़ाना, क्योंकि असलहा जो है वो किसी मुल्क की ताकत को बढ़ाता है। ठीक है। एंड आर्म्स रेस एट प्रेजेंट में लीड टू डिस्ट्रक्शन ड्यू टू डेडली इफेक्ट। लेकिन आजकल जो असलहे का जो रुझान है तो उससे ज़्यादातर डिस्ट्रक्शन ही होती है, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स आ चुके हैं और बहुत ख़तरनाक वेपन्स आ चुके हैं। तो जिस तरह असलहे की दौड़ जो है वो आज के दौर में बड़ी ख़तरनाक जो है वो साबित हो सकती है। और इसके अलावा रेस और आर्मामेंट्स आल्सो लीड्स टू वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, सो डिसआर्ममेंट इज़ इंट्रोड्यूस्ड। सो इस वक्त जो है वो आर्मामेंट्स जो होते हैं ना उस पर बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, बहुत ज़्यादा उस पर रिसोर्सेज खर्च होते हैं और किसी मुल्क का ज़्यादा हिस्सा जो बजट होता है वो असलहे पर लग जाता है। तो जिसकी वजह से जो सोशल वेलफेयर के काम होते हैं उनकी तरफ ज़्यादा रुझान ममालिक का नहीं होता। तो इस वजह से अभी दुनिया इसके बारे में सोच रही है कि बजाय इसके कि आप किसी वीकर स्टेट को असलहा देकर ताकतवर बनाएं, तो बुनियादी तौर पर मकसद जो है वो किसी मुल्क का बैलेंस ऑफ पावर है, वो किसी मुल्क को बढ़ाना है। तो बजाय इसके अभी दुनिया सोच रही है कि चूँकि आप अगर मिसाल के तौर पर अपने ताकत को बैलेंस ही करना है आपको, तो बजाय इसके कि आप एक वीक स्टेट को असलहे से लेस करके बैलेंस ऑफ पावर बना दें, आप एक पावरफुल स्टेट को उससे असलहा कम करके, डिसआर्मामेंट करके, उसका असलहा कम करके उसको आप किसी वीकर स्टेट के मुकाबले में लाएं, तो उससे ज़्यादा पीस जो है वो इंश्योर होगा। क्योंकि ताकत असलहा जो है, अभी जो जदीद थ्योरी है वो ये है कि ताकत का हुसूल जो है वो जंग की तरफ ले जाने वाली चीज़ है। लेकिन अगर एक ताकतवर रियासत जो है वो अपने असलहे को कम करेगा तो इससे दो फ़ायदे होंगे। पहली बात, बैलेंस ऑफ पावर हो जाएगा वीकर स्टेट्स के साथ, और दूसरा जो फ़ायदा होगा वो ये होगा कि पीस जो है वो इंश्योर होगा। द स्टेट्स disarm themselves and reduce the quantity of weapons through mutual arguments to maintain balance of power। वही बात जो मैंने पहले अर्ज़ की कि इस वक्त जो स्टेट्स हैं वो ख़ुद को डिसआर्म करते हैं, ख़ुद को असलहा को कम करते हैं ताकि वो अपने वेपन्स की क्वांटिटी को कम कर दें, जिसकी वजह से वो बैलेंस ऑफ पावर जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। अब बैलेंस ऑफ पावर के बेनिफिट्स क्या हैं? बैलेंस ऑफ पावर के बेनिफिट्स तो बहुत हैं, लेकिन यहाँ पर दो मैंने ज़िक्र किए हैं। पहली बात यह है कि बैलेंस ऑफ पावर से कमज़ोर रियासतें जो हैं वो उनकी भी प्रिजर्वेशन होती है। मिसाल के तौर पर कमज़ोर रियासतें हैं तो अगर वो अपने ताकत को बढ़ाते हैं, अपने लिए असलहे को बढ़ाते हैं, ताकत को बढ़ाते हैं, किसी बड़े मुल्क से वो अपना बैलेंस ऑफ पावर में आते हैं, किसी बड़े मुल्क के साथ ताकत के मुसावात में आ जाते हैं, तो फिर उससे उस कमज़ोर रियासत की सिक्योरिटी जो है वो इंश्योर होती है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि किसी कमज़ोर रियासत अगर चाहता है कि उसकी सिक्योरिटी इंश्योर हो तो उसको चाहिए कि अपनी ताकत जो है वो जो पावरफुल स्टेट्स हैं उनके मुताबिक लाएं, उनके लिए कोशिश करें। जब वो बैलेंस ऑफ पावर में आ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो सेफ़ हो जाएंगे। दूसरा फ़ायदा ये है, जिस तरह पहले स्लाइड में गुजर चुका है, कि चूँकि अब दुनिया इस तरफ जा रही है कि जो ममालिक हैं, यानी जो दुनिया के ममालिक हैं, वो डिसआर्मामेंट की तरफ जा रहे हैं, यानी अपने असलहे को कम कर रहे हैं। तो ये भी एक बेनिफिट है, ये वर्ल्ड पीस के लिए बहुत ही अहम चीज़ है। और ये चीज़ आपको मिलेगी अगर आप देखें तो दो यहाँ पर मैंने इंटरनेशनल ट्रीटीज़ ज़िक्र किए हैं जो असलहे को कम करने के लिए हुई हैं। एक जो है वो सॉल्ट है। सॉल्ट का मतलब जो 1972 से लेकर 1979 तक जो अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान हुआ स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन स्टॉक्स, इसको हम सॉल्ट के नाम से जानते हैं। और दूसरा जो है वो CTBT है, CTBT द कंप्रहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी 1996, जो तकरीबन दुनिया के तमाम ममालिक ने इस पर दस्तखत किए, जो इस बात पे वो राज़ी थे कि हम जो है वो असलहे की दौड़ में कम से कम पड़ेंगे और ज़्यादा तवज्जो जो है वो अपने रियासतों की तरफ और लोगों के
वेलफेयर की तरफ देंगे और असलहा साजी की तरफ और असलहा ख़रीदने की तरफ जो है वो रुझान जो है वो कम करेंगे, तो ये CTBT का जो एग्रीमेंट है या फिर सॉल्ट का जो एग्रीमेंट है जो असलहे को कम करने के लिए किया गया था, तो बेसिकली इससे भी वर्ल्ड पीस जो है वो इंश्योर होगा और मेंटेन होगा। तो बैलेंस ऑफ पावर जो है वो दो तरीक़ों से किया जा सकता है, या तो आप अपने पावर को बढ़ाएं तो किसी पावरफुल स्टेट के साथ अपने जो पावर को बैलेंस करें, या फिर आप अपने कोई मजबूत रियासत अपने ताकत को कम करें ताकि वो वीकर स्टेट के साथ अपने ताकत को बैलेंस करे। दोनों सूरतों में पीस इंश्योर होगा, लेकिन ये जो दूसरी सूरत है जो डिसआर्मामेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा अहम है और इससे बहुत ही ज़्यादा पीस जो है वो वर्ल्ड पीस जो है वो इंश्योर होता है। अगर हम क्रिटिसिज्म की बात करें, यानी बैलेंस ऑफ पावर को अगर हम क्रिटिसाइज़ करें, तो उसमें हमारे पास मुख्तलिफ जो थीरीज़ हैं क्रिटिसिज्म की, जो बैलेंस ऑफ पावर की थ्योरी को क्रिटिसाइज़ करती है, वो ये है कि बैलेंस ऑफ पावर डिड नॉट ब्रिंग पीस, रादर इट इनकरेज्ड वॉर, दैट इज़ वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2। यानी क्रिटिसिज्म जो बैलेंस ऑफ पावर पर है वो ये है कि बैलेंस ऑफ पावर जो है वो पीस को इंश्योर नहीं करता। यानी पहले हमने कहा कि बैलेंस ऑफ पावर से हम पीस को इंश्योर कर सकते हैं, लेकिन जो क्रिटिक्स हैं, जो क्रिटिसिज्म होती है बैलेंस ऑफ पावर पर, वो ये है कि जितनी भी जंगें हुई हैं वो पावर से ही हुई है। यानी किसी कमज़ोर मुल्क ने किसी दूसरे कमज़ोर मुल्क या किसी कमज़ोर मुल्क ने किसी ताकतवर मुल्क पर अटैक नहीं किया। हमेशा जितनी भी जंगें हुई, आप पहली जंग अज़ीम देखें, आप दूसरी जंग अज़ीम देखें, वहाँ पर भी अलाइंसेस बनी थी, वहाँ पर भी वो अलाइंसेस एक दूसरे के ख़िलाफ़ बनी थी जिसमें लाखों करोड़ों लोग जो है वो मारे गए। तो क्रिटिसिज्म जो है बैलेंस ऑफ पावर का वो ये कहता है कि बैलेंस ऑफ पावर या पावर जो है वो कभी भी पीस को इंश्योर नहीं करेगा, बल्कि वो जंग को इनकरेज करेगा। ठीक है। दूसरे नंबर पर हमारे पास जो क्रिटिसिज्म है इस बैलेंस ऑफ पावर की थ्योरी पर, वो ये है कि बैलेंस ऑफ थ्योरी ऑफ पावर थ्योरी इज यूज दैट स्टेट एक्शंस आर ऑलवेज एम्ड at seeking power. However, power is not the sole aim, and action are not always motivated to increase power. That is promotion of ideology, culture, trade, games, etc. ये क्रिटिसिज्म की जो थ्योरी है हमें ये बताती है कि बैलेंस ऑफ पावर जो है वो पावर को हासिल करने की बात करता है, लेकिन पावर को हासिल करना सिर्फ जो है वो असलहे से और ताकत से जो है वो ज़रूरी मुमकिन नहीं है, बल्कि कुछ दीगर चीज़ें भी हैं जिससे आप अपने पावर को गेन कर सकते हैं। और रियासतों को चाहिए कि वो अपने पावर को इन तरीक़ों से गेन करें जिनमें अपने आइडियोलॉजी की प्रमोशन आ जाएगी, अपने कल्चर को प्रमोट करें, आप ट्रेड करें, आप गेम्स खेलें, जिसकी वजह से आप दूसरे ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करें, जिसकी वजह से आप उनके साथ बैलेंस ऑफ पावर में आ सकते हैं। तो बैलेंस ऑफ पावर में आने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप असलहे ही बनाएं, आप न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हासिल करें और आप ज़्यादा से ज़्यादा असलहे पर फोकस करें और ख़र्च करें। दीगर चीज़ों में भी आप ख़र्च करके आप ज़्यादा से ज़्यादा ज़र मुबादला भी कमा सकते हैं। जिस तरह हम अपने ताकत को बढ़ाने से और आर्मामेंट्स में और आर्म्स के इंक्रीज़ में अपनी ताकत को तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन उससे सरमायाकारी नहीं कर सकते। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी ताकत भी बढ़े और आप तरक्की भी करें, तो दीगर चीज़ों पर आपको भी तवज्जो देनी चाहिए, जिसमें ट्रेड है, जिसमें गेम्स वगैरह शामिल है। तीसरे नंबर पर हमारे पास जो क्रिटिसिज्म है बैलेंस ऑफ पावर की थ्योरी पर, वो ये है कि पावर इज़ नॉट इंक्रीज थ्रू अलायंसेस, आर्मामेंट्स एट्सेट्रा, इट ऑल्सो बी इंक्रीज थ्रू इंडस्ट्रियलाइजेशन, नेशनल कैरेक्टर एंड मोरल, इम्प्रूविंग एजुकेशन एट्सेट्रा। कहते हैं कि बैलेंस ऑफ पावर जो है वो सिर्फ अलायंसेस से और असलहे से नहीं बढ़ेगा, बल्कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, नेशनल कैरेक्टर पे काम करना चाहिए, लोगों के अखलाकियात पर काम करना चाहिए, तालीम आम करनी चाहिए। ये वो सारी चीज़ें हैं जिससे आप अपने ताकत को बढ़ा सकते हैं। तो बैलेंस ऑफ पावर जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ चूँकि असलहा साजी और असलहे के ज़रिए ख़ुद को ताकतवर होने की बात करता है, लिहाजा जो क्रिटिसिज्म है वो ये बताता है कि असलहा साजी काफ़ी नहीं है, बल्कि आप इंडस्ट्रियलाइजेशन से भी अपनी ताकत को बढ़ा सकते हैं, आप एजुकेशन से भी अपनी ताकत को बढ़ा सकते हैं। तो ये भी क्रिटिसिज्म है बैलेंस ऑफ पावर की इस थ्योरी के ऊपर। और तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर जो बात है बड़ी अहम और बड़ी इंपॉर्टेंट, वो ये है कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मेजर पावर पोजिशन। इट कैन बी मेजर्ड अकॉर्डिंगली थ्रू द रिजल्ट्स आफ्टर द वॉर विच इज़ नॉट प्रॉपर एंड जस्टिफाइड मेथड। वो ये कहते हैं कि बैलेंस ऑफ पावर जो है वो एक ऐसा टर्म है कि जिससे आप किसी मुल्क के ताकत को जज नहीं कर सकते। किसी मुल्क, कोई मुल्क कितना पावरफुल है, यानी दो ममालिक पाकिस्तान और इंडिया, अब हमें क्या पता होगा
कैसे चलेगा कि दोनों ममालिक में से कौन जो है वो ज़्यादा ताकतवर है? इसका पता तो तब चलेगा जब उनके दरमियान जंग होगी। तो जंग के ज़रिए ही और उनके रिज़ल्ट से ही पता चलेगा कि कौन ज़्यादा ताकतवर है और कौन जो है कमज़ोर है। तो जंग को, पावर ऑफ बैलेंस को, बैलेंस ऑफ पावर को जो जज करने के लिए जो हमारे पास टेक्निक है, जो मेजरमेंट है, वो है जंग। और जंग जो है वो कोई अच्छा तरीका नहीं है इस पावर को जज करने का। तो लिहाजा पावर को जज करना बज़ाते खुद एक मुश्किल काम है और जंग ही सिर्फ इसको आज़मा सकता है कि कौन ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन जंग जो है वो इसको आज़माने का बेहतरीन तरीका नहीं है। ठीक है, अब इस डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं। जिस तरह हमने पिछले स्लाइड्स में बात की, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की, डिफिनीशंस को समझने की कोशिश की, फिर हमने इसके टाइप्स को पढ़ा, फिर हमने इसके टेक्निक्स को पढ़ा और दीगर चीज़ों को हमने डिस्कस किया, कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ा। ठीक है ना, और इसके अलावा इसकी क्रिटिसिज्म जो उस पर हुई है और होती है उसको भी पढ़ा। तो इससे हमने क्या नतीजा अख़ज़ किया, इससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला? तो बैलेंस ऑफ पावर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पावर स्ट्रगल एंड पावर पॉलिटिक्स। सबसे पहली बात तो ये है कि बैलेंस ऑफ पावर जो है वो हमेशा पावर की बात करता है, पावर स्ट्रगल की बात करता है, पावर पॉलिटिक्स की बात करता है। ठीक है, पावर इज़ डायनेमिक एंड दस द स्टेट्स आर फोर्सफुली ड्रिवन इनटू पावर गेम फॉर देयर सिक्योरिटी। ये बात भी हो गई कि पावर जो है वो डायनेमिक है, वो बदलता रहता है और स्टेट जो है वो फोर्सफुली जो है वो किसी रियासत को, रियासत ख़ुद को पावर गेम की तरफ जो है वो धकेलती है और अपनी सिक्योरिटी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पावर को गेन करती है। तो इट क्रिएट्स हैट्रिड, सस्पेशन और इन आर्म्स रेसेस। एक नेगेटिव चीज़ जो है वो बैलेंस ऑफ पावर के हवाले से ये है कि बैलेंस ऑफ पावर या पावर जो है वो नफ़रत पैदा करता है और शुकूक व शुबहात जो है पैदा करता है। आर्म्स के हवाले से रेसेस में लग जाते हैं ममालिक और फिर लोगों की तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, सिर्फ जो असलहा साजी की तरफ तवज्जो देते हैं। तो ये एक नेगेटिव चीज़ आ गई। हाउएवर इट आल्सो कंट्रीब्यूटेड टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड लीड्स टू डिसआर्मामेंट्स एट्सेट्रा। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो बैलेंस ऑफ पावर जो है वो इंटरनेशनल एरिना में इंटरनेशनल पीस को इंश्योर करता है। और जिस तरह आपने पिछले स्लाइड्स में देखा कि वो डिसआर्मामेंट की भी बात करता है। तो डिसआर्मामेंट जो है वो एक पॉजिटिव थ्योरी है, एक पॉजिटिव काम है, जिसमें हमने पढ़ा कि CTBT का जो एग्रीमेंट है 1996 में, या फिर सॉल्ट का जो एग्रीमेंट है US और सोवियत यूनियन के दरमियान 1972 टू 1979। तो ये बहुत पॉजिटिव चीज़ें। तो खुलासा यही हुआ कि बैलेंस ऑफ पावर के नेगेटिव एंड पॉजिटिव आस्पेक्ट्स हैं। एक राय जो ये है कि ये जंगों की वजह बनती है, ये भी राय मौजूद है और अगर आप देखें तो रियलिटी भी यही है और दिखाई भी यही देती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो अगर कोई मुल्क इस वक्त कायम है तो वो इस हवाले से कायम है कि दूसरे ममालिक उन पर हमला करने से कतराते हैं, चूँकि उनके साथ बैलेंस ऑफ पावर में है। तो बैलेंस ऑफ पावर को स्टडी करने के बाद हमें एक बात जो समझ आती है वो ये है कि बैलेंस ऑफ पावर के दो आस्पेक्ट हैं। इनको नेगेटिव भी आप ले सकते हैं, इसको पॉजिटिव भी आप ले सकते हैं। ये आज का हमारा टॉपिक था और आज के टॉपिक के हवाले से जो एक्टिविटी है, क्वेश्चन नंबर 10, वह एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पावर इन इंटरनेशनल रिलेशंस। ये एक्टिविटी है जो आपने हल करनी है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।